घेर लिया। हंगामा केवल संसद में नहीं बल्कि यूथ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर भी मोर्चा खोल दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च किया। जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे बेनस्ताही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गृह मंत्रालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका को अब तक मिल रही एसपीजी सुरक्षा को हटाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला इस आधार पर लिया गया है कि गांधी परिवार को पहले जैसा खतरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसे सम्मान का मुद्दा बनाते हुए सड़क पर उतरी और संसद के पास शास्त्री भवन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कराची की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। लेकिन एसपीजी के मुद्दे पर हंगामा सिर्फ सड़क पर नहीं हुआ बल्कि संसद में भी सवाल उठे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत गांधी परिवार से एसपीजी कवर हटाने का मुद्दा उठाया। of the state to protect its leaders. I remember, sir, allow me to say so, when UPA was in office, considering this aspect, no security cover of the former Prime Ministers, including that of, I'm not making a political point, Shri Atal Bihari Vajpayee ji for 10 years was not even disturbed. Personal safety, security and lives of our leaders have to be beyond partisan political considerations. Please rise above that, restore, review and restore. Thank you. That would be national interest. राज्यसभा में तीखी बहस के बीच सरकार ने साफ कर दिया कि ये फैसला सियासी नहीं है। Security has not been withdrawn. There is nothing political. Right. The Home Ministry, the Home Ministry, the Home Ministry, Okay. the Home Ministry has got a very set pattern. Right. And there is a protocol. This is not done by a politician. It is done by Right. the Home Ministry. Right, thank and you. according to the threat perception, the security is given. लेकिन संसद और सड़क पर हंगामे के साथ सियासी गलियारे में भी गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाने पर बहस जारी रही। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा पर छिड़ा संग्राम अभी और तेज हो सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मुद्दे पर संसद में किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है। एसपीजी कवर हटने के बाद सोनिया गांधी और उनके परिवार को मिलने वाली एसयूवी गाड़ियों का दर्जा भी घट गया है। सोनिया गांधी अब 10 साल पुरानी टाटा सफारी में सफर कर रही हैं। इससे पहले सोनिया गांधी कहीं निकलती थी तो उनके काफिले में बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ियों का काफिला होता था, लेकिन अब उन्हें टाटा सफारी गाड़ी से ही काम चलाना पड़ रहा है। Z+ सुरक्षा के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को विंटेज टाटा सफारी एसयूवी उपलब्ध कराई गई है, जबकि एसपीजी सिक्योरिटी कवर में सोनिया और प्रियंका बैलिस्टिक रेजिस्टेंस रेंज रोवर इस्तेमाल करती थी और राहुल गांधी को फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली हुई थी। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी को लेकर ऐसा बवाल शुरू हुआ है कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार गुस्साए छात्रों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का ही घेराव करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में प्रदर्शन में नेत्रहीन छात्र भी शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ छात्रों और जेएनयू प्रशासन के बीच चल रही सुलह की कोशिशें भी नाकाम रही। जेएनयू में बढ़ी फीस को लेकर चल रहा बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों ने फिर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बुधवार सुबह जेएनयू के दिव्यांग छात्र दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने वसंत विहार के पास रोक दिया। यहां से पुलिस छात्रों को वैन में भरकर वसंत कुंज पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से बाद में उन्हें दिल्ली पुलिस के आईटीओ वाले मुख्यालय ले जाया गया। छात्रों का कहना है कि जब तक बढ़ी हुई फीस को प्रशासन की ओर से वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एटीट्यूडिनल बैरियर के अगेंस्ट लड़ने के लिए आए हैं एंड वी वांट अपॉलजी लेटर फ्रॉम क्लियर अपॉलजी फ्रॉम द पुलिस। जेएनयू में फीस पर जहां बवाल हो रहा था, वहीं उस पर काबू पाने के लिए एचआरडी मंत्रालय की पहल पर छात्रों और जेएनयू प्रशासन के बीच सुलह बैठक भी हुई, लेकिन किसी पक्ष के न झुकने की वजह से बातचीत बेनतीजा रही। हमने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, हमने मेमोरेंडम भी दे दिया है कि इमीडिएटली
आइदर वाइस चांसलर अपना ड्यूटी करे, नहीं तो उनको रिमूव कर दिया जाए। और हमने क्लियरली बोल दिया है कि आईएसए मीटिंग फ्रेश होना चाहिए, पिछले वाला आईएसए मीटिंग स्टैंड। आज वाइस चांसलर को भी बुलाया गया था लेकिन वो आए नहीं थे। देखिए वो नहीं आ रहे, वो कमेटी डिसाइड कर सकता है कि वो क्यों नहीं आ रहे, नहीं तो रिमूव कर। अपनी मांगों पर अड़ा छात्र संघ झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने फिर अपील की है कि वीसी उनकी मांगों को सुने और पुलिस ने जिस कदर सोमवार को छात्रों के साथ बर्बरता की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और बहुत ही खेदजनक बात है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रात का अंधेरा करके सड़क पर बहुत बुरी तरीके से मारा। वो कुचले गए, कई लोग उनके ऊपर चढ़े और उसके बाद उनसे अपशब्द कहे कि तुम ब्लाइंड हो, तुम यहाँ प्रोटेस्ट करने क्यों आते हो। ये देश का संवैधानिक राइट है जो सबको ये हक देता है कि वो हक और हकूक के लिए लड़ सके। मतलब जेएनयू के घमासान को शांत करने के लिए हर स्तर पर कोशिश जारी है, लेकिन जिस तरह से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है उससे मामला खिंचता जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनका कोशिश ये रहा कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी में हमारी बात को सुन करके जो हमारा डिमांड है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। डायलॉग की जरूरत है, उन्हें भी ये नेसेसिटी महसूस होती है। कुछ टाइमलाइन दिया गया है, उन्होंने बस यही कहा है कि जल्द से जल्द करेंगे। उन्होंने कहा है 2-3 दिन में रिवर्ट करें। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि फीस बढ़ोतरी के नाम पर जो हंगामा काटा जा रहा है वो कितना जायज है या फिर इसके नाम पर राजनीति चमकाई जा रही है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बड़े अधिकारियों से मुलाकात के बाद जेएनयू के नेत्रहीन छात्रों ने दावा किया कि पुलिस ने दिव्यांगों के साथ बर्ताव को लेकर गाइडलाइन जारी करने की बात कही ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। कहा है, उन्होंने खुद अपने कहा है कि वो एक पब्लिक सर्कुलर इशू करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि जो पुलिस पर्सनल्स वो कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ में जो है डील करेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छी बात है कि वो एग्री हुए कि ऐसी जो भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट है उसे पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाएगा पीडब्ल्यूडी के केस में। तो हमें खुशी है इस बात से, लेकिन बस प्रॉब्लम ये रहा कि उन्होंने मीटिंग को फॉर्मल मीटिंग रिकॉग्नाइज नहीं किया और ये नहीं माना कि ये पार्टिकुलर मीटिंग है जिससे जो है रिटर्न एश्योरेंस माना जाए। साइड है इस बात से कि फॉर्मल मीटिंग नहीं माना गया। जब तक हमारी सीपीसी के साथ मीटिंग नहीं होती है और पब्लिक सर्कुलर नहीं आ जाता है तो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि ये इमीडिएटली एक रिलीफ है और उन्होंने एक्नॉलेज किया है, ये इतना सेटिस्फेक्शन है। सर, कमिश्नर साहब से मिलने की बात भी कही थी कि उनके साथ भी तमाम डिस्कशंस होंगी और जो आपने डिस्कशन यहाँ पर किए हैं इन बातों को उन तक भी पहुंचाया जाएगा, ये बात भी कही थी। हाँ, ये उन्होंने कहा है कि हमारी बात पहुंचाएंगे, लेकिन विद इन अ वीक वो हमें एक डायलॉग अरेंज करवाएंगे। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में छात्रों के दो गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक छात्र आमने सामने आ गए और थोड़ी ही देर में घमासान शुरू हो गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए और सबसे हैरत की बात यह है कि वहां पुलिस के जवान बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन वो छात्रों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें समझाते बुझाते नजर आए। इस दौरान कुछ छात्रों को गंभीर चोट भी लगी है। दूसरी ओर कुछ छात्र एक गाड़ी को तोड़ते हुए भी नजर आए। गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस अधिकारियों के लात मना करने के बावजूद एक गुट ने गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ दिया। रामलला विराजमान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी सौंपी जाएगी। हिंदू पक्ष के 20 वकीलों की टीम रामलला विराजमान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी सौंपने के लिए 23 नवंबर को अयोध्या जाएगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने एक वीडियो जारी कर अपने स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपकी दुआओं और प्यार के लिए धन्यवाद। यूपी के शाहजहांपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगने के बाद मरीजों और उनके तीमारदारों में भगदड़ मच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के अमृतसर में पुरानी रंजिश में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे ट्रैक के पास 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के बिजनौर में एडीजी अविनाश चंद्र ने पुलिस कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद शहर के मुख्य चौराहों का भी पैदल जायजा लिया। पंजाब के अमृतसर में अभिनेत्री करिश्मा कपूर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने पंजाबी संस्कृति की जमकर प्रशंसा की। वेनेजुएला में एक अस्पताल के कर्मचारी और नर्सों ने सैलरी को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सिटी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान पुलिस की गोली से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। राजधानी दिल्ली का पानी पीने लायक है या नहीं, ये मुद्दा मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच गरमाया हुआ है। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया और गंदे पानी को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसमें विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के महामंत्री राजेश भाटिया और पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष चंदेल समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषित पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों को डायरिया हो रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले चुनाव में गंदा पानी मुहैया कराने वालों को दिल्ली की सत्ता से बाहर करना चाहिए। केजरीवाल गद्दी छोड़ो, ये आक्रोश तब तक जारी रहेगा जब तक गंदा पानी पिलाने वाला, गंदी हवा देने वाला, भ्रष्ट चोर, वादा खिलाफ मुख्यमंत्री केजरीवाल उखाड़ नहीं आ जाता। उसको उखाड़ने के लिए ये दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरी है आज। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन 2 सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी जो केंद्र के साथ मिलकर साझा रूप से पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पानी को लेकर बीजेपी पर झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। पॉल्यूशन जैसे मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करते हैं, बयानबाजी करते हैं, केजरीवाल की आलोचना करते हैं, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस पर कोई गंभीर समाधान या बहस नहीं करते। अगर पार्लियामेंट के अंदर बहस के दौरान मात्र 30% उपस्थिति रह रही है सांसदों की, जिसमें ज्यादातर भाजपा और एनडीए के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता है प्रदूषण के मुद्दे पर। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को पानी की वो जांच भेजने का दावा किया जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि दिल्ली का पानी सबसे प्रदूषित। पॉलिटिकल कर रहे हैं तो दिल्ली का क्या कहते हैं? दिल्ली का कौन आदमी नहीं जानता है कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है? कौन आदमी दिल्ली का पानी पी रहा है? जो पी रहा है लाचारी में पी रहा है। जो गरीब के लोग हैं वो नल का पानी निकालता है और फिर जाकर के क्या कहते हैं पानी गर्म करके अपने बच्चे को पिलाता है। 95% बच्चे क्या कहते हैं? दरअसल 16 नवंबर को रामविलास पासवान ने BIS की रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार भारत के 21 बड़े शहरों में दिल्ली का पानी सबसे खराब पाया गया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी का मुद्दा उठाने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को टैग करके एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सत्ता का ऐसा दुरुपयोग देखकर बहुत दुख होता है। अपने ही पार्टी के पदाधिकारी के घर से पानी का सैंपल लेकर आपने पूरी दिल्ली की जनता में डर फैलाकर बहुत गलत किया है। रामविलास जी, इस तरह की हरकत एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री को शोभा नहीं देती। महाराष्ट्र में नई सरकार के लिए बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच जब शरद पवार पीएम मोदी से मिले तो सियासी अटकलबाजियां तेज हो गई। कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस बीच चर्चा यह भी है कि एनसीपी बीजेपी के साथ भी जा सकती है। इसलिए जब शरद पवार पीएम मोदी से मिलने गए तो सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। हालांकि बताया गया कि दोनों के बीच बातचीत का मुद्दा किसानों की समस्याओं से जुड़ा था और पवार ने पीएम मोदी को किसानों की समस्याओं से जुड़ी एक चिट्ठी भी सौंपी। लेकिन चर्चा ये रही कि अंदर खाने महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को भी समझा गया, क्योंकि इस बैठक में अमित शाह भी शामिल हुए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बुलाया गया। राजनीति के दिग्गज शरद पवार भी बखूबी जानते हैं कि इस वक्त पीएम मोदी से मुलाकात के मायने और निकाले जाएंगे, और हुआ भी यही। लेकिन एनसीपी और शिवसेना ने अटकलबाजियों को खारिज कर दिया। अगली फसल की बुआई शुरू करनी है, किसानों के पास पैसा नहीं है। राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, आज कोई सरकार नहीं है, कोई मदद नहीं बांटी जा रही है। क्या प्रधानमंत्री से अगर कोई नेता मिलता है तो खिचड़ी ही पकती है क्या? प्रधानमंत्री देश के है, महाराष्ट्र में किसानों की समस्या है। दिल्ली में शरद पवार की मुलाकातों ने सभी को हैरत में डाल दिया है। मोदी से मुलाकात से पहले शरद पवार ने बीजेपी के 4 सांसदों से भी मुलाकात की थी। ये मुलाकात सोमवार की रात उनके घर पर हुई, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनामिका गौतम, बीजेपी सांसद शिव कुमार उदासी, बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के जन्मदिन के मौके पर डिनर के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन मोदी से मुलाकात और बीजेपी सांसदों के साथ डिनर से एक नई सियासी खिचड़ी की चर्चा चल रही है।
एक तरफ मीटिंग चल रही है, ये दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एनसीपी के बड़े नेता इन सारी चीजों को नकार रहे हैं। तो इसमें से क्या समझे? मुझे नहीं लगता है उसमें कोई राजनीति है। उसमें महाराष्ट्र के किसानों को राहत मिलने के लिए ज्यादा तौर पर वो साथ उसके लिए रहेंगे। और फार्मर इन सारी चीजों को नकार रहे हैं। तो इसमें से क्या समझे? मुझे नहीं लगता है उसमें कोई राजनीति है। उसमें महाराष्ट्र के किसानों को राहत मिलने के लिए ज्यादा तौर पर वो साथ उसके लिए रहेंगे। और फार्मर के इशू के ऊपर वो हमेशा बोलते रहते हैं, तो उसके लिए वो मिलने वाले होंगे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर तो मिलेंगे, इसका मतलब अलग उसके ये निकालना गलत होगा। वहीं शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शिवसेना कैंप में भी खलबली मच गई। देखिए, शुरुआत में जो शरद पवार जी से बात हुई थी उद्धव जी की, तो उन्होंने काफी पॉजिटिव जवाब दिया था, लेकिन धीरे धीरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक भी बात पहुंच गई थी। लेकिन आज अचानक उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए कि जिससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश किया है। एक और शिवसेना 5 से 6 दिनों में नई सरकार का दावा कर रही है, वहीं पवार एक नई तस्वीर की ओर संकेत कर रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों को मुंबई बुला लिया है। चर्चा है कि पीएम और पवार की मुलाकात के बाद शिवसेना सतर्क हो गई है और सभी विधायकों को बैग पैक कर मुंबई आने का फरमान जारी कर दिया। साथ ही शिवसेना के विधायकों को पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे आईडी प्रूफ लाने को भी कहा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए करीब 1 महीना होने वाला है। ऐसे में शिवसेना को तोड़फोड़ का डर सता रहा है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना विधायकों को 22 नवंबर को बुलाया गया है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि शिवसेना के कुछ विधायकों को कांग्रेस से समर्थन लेने पर ऐतराज है। असम में खड़े ट्रक से कार की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई। असम के उदलगुरी जिले के उरांग गेलाबिल इलाके में एक खड़े ट्रक से कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के डबरा तहसील में धरने पर बैठी महिलाओं ने किसी विवाद पर मानसिक रूप से बीमार एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 2.5 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाइक सड़क पर रगड़ खाते हुए सामने से आई, जिसमें से चिंगारियां निकल रही थी। थोड़ी देर तक किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया। करीब करीब सुनसान हो गई गली में अपने घर के सामने छोटे छोटे बच्चे रैकेट लेकर बैडमिंटन खेलने के लिए गली में निकले थे। अचानक 10 सेकंड में वो दहशत से भर गए। गली के एक किनारे पर दूध वाला अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अचानक हुए इस हादसे में उसके हाथ पांव फूल गए। जहां ये बाइक दौड़ रही थी वहां गली के कोने में गाय खड़ी थी और उसके बिल्कुल आगे एक और गली इस गली में खुलती थी, जहां एक शख्स मोबाइल देखता हुआ गुजर रहा था। यानी यहां से इतनी तेज रफ्तार से गुजरना खुद के साथ साथ दूसरों को भी मौत के मुंह में डालने जैसा था। हुआ भी वैसा ही। बेहद तेज रफ्तार से गुजरते इस शख्स ने तेजी से ब्रेक लगाए और सिर्फ 6 सेकंड में बाइक दिवाली की चक्री की तरह चिंगारियां छोड़ती हुई खिसकती चली गई। जो मासूम बच्चा गली में खेल रहा था वो दौड़कर खंबे के पीछे दुबक गया। दूध वाला भी दहशत से भर गया और मोबाइल लेकर दूसरी गली में जा रहा लड़का हैरान रह गया। अभिनय से राजनीति में आए रजनीकांत और कमल हासन ने फिल्मी दुनिया में कई किरदार निभाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों नेता तमिलनाडु की राजनीति में साथ आ सकते हैं, क्योंकि रजनीकांत और कमल हासन के हालिया बयानों से इस बात के संकेत मिलते हैं जिससे तमिलनाडु की सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल रजनीकांत ने कहा है कि तमिलनाडु के लोगों के हित में अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने विरोधी कमल हासन से हाथ मिला लेंगे। रजनीकांत के बयान के बाद MNM यानी मक्कल निधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की भलाई की खातिर वो और रजनी साथ आ सकते हैं। My friend, respected Mr. Rajnikant and I are of the same opinion that if need be, all hands should join together for the sake of Tamil Nadu, and we are no exception. That is our attitude. We mean it. We have come here not just to do politics, but to make a better Tamil Nadu.
हालांकि इससे पहले रजनीकांत से हाथ मिलाने से कमल हसन इनकार कर चुके हैं। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में करिश्माई राजनेता जयललिता के निधन के बाद से उनके खाली स्थान को भरने के लिए राजनीतिक दलों में सियासी होड़ लगी हुई है। शायद इसीलिए पिछले दिनों रजनीकांत ने कहा था कि पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री बनने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। மதிப்புக்குரிய எடப்பாடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் ஆவேன்னு சொல்லி கனவுல கூட நினைச்சிருக்க மாட்டார். அதிசயம் அத்புதம் நடந்தது. முதலமைச்சரானார். हालांकि उनके इस बयान पर एआईएडीएमके ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और कहा था कि पलानीस्वामी तुक्के से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे। राज्यसभा में विपक्ष को जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पूरे देश में लागू होगा। हालांकि उससे पहले नागरिकता संशोधन बिल आएगा, जबकि एनआरसी के मुद्दे पर पहले ही विपक्ष हमलावर है और शाह के बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया, क्योंकि गृहमंत्री ने दो टूक कहा कि असम के बाद अब पूरे देश में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू किया जाएगा। जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक एनआरसी का मुद्दा गर्मा गया। आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया था, बाकी के सारे कम्युनिटीज को बोला था कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो भी तो चिंता करने की जरूरत है। इसका मतलब आप क्या कुछ प्रपोज किए हैं? कोई लेजिस्लेशन है जो डिनाई करता है मुस्लिम इमिग्रेंट्स को और दूसरे कम्युनिटी के इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का? एनआरसी पर सरकार और विपक्ष के मौजूदा रुख को देखते हुए साफ है कि इस पर सियासी हंगामा और तेज होगा। भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा जल्द हो सकती है। इसके लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना से कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारियों की सूची मंगाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी में से किसी एक को सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक सीडीएस केवल कागजी पर नहीं होगा, बल्कि वो ऐसा होगा जिसके आदेशों का तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को पालन करना होगा और यह पद ज्वाइंटमैनशिप को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा। कहा जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत, एडमिरल केवी सिंह, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, लेफ्टिनेंट जनरल एमएस नारावने और लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह में से किसी एक को सीडीएस का पद दिया जा सकता है। हालांकि जनरल बिपिन रावत दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नोरा ने इस डांस वीडियो को कुछ ही दिन पहले ही शेयर किया था और इस डांस वीडियो को अभी तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। सुष्मिता के बर्थडे पर उनके बॉयफ्रेंड रोहमन शाल ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज दिया। रोहमन ने सुष्मिता के लिए घर की छत को लाइट्स और गुब्बारों से डेकोरेट किया और मैसेज भी लिखकर लगाया। कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम पर आयुष्मान और भूमि का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों फुल मस्ती में धीमे धीमे के नए वर्जन पर डांस करते हुए दिख रहे हैं। अबू धाबी में सनी लियोनी ने T10 लीग में फ्रेंचाइजी टीम दिल्ली बुल्स का प्रमोशन किया। इस दौरान सनी लियोनी ने फुटबॉल को मूव करके दनादन गोल करते हुए सबको हैरान कर दिया।
I'm going to finish it again. Yeah! Easy. Yeah! तुषार कपूर के जन्मदिन पर उनकी बहन एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें तुषार अपने बेटे लक्ष्य और पिता जितेंद्र के साथ नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए हुए 100 दिन हो गए। कश्मीर में बदले हालात को लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा में सवाल पूछा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिया। इस जमाने में इंटरनेट बाकी चीजों के अलावा एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी। आज पूरे बच्चे इंटरनेट पर पढ़ते हैं। Rajaji, you are a very senior. It is a question hour, so you have to only ask question. So मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट जो माननीय गृह मंत्री ने बताया कि पड़ोसी देश माननीय 1947 से हमने कई जंगें उनके साथ लड़ी है और 30 साल से आतंकवाद चल रहा है। हम भी चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था, लेकिन 3.5 महीने के लिए इंटरनेट दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ जी। और इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को पर्याप्त है और कहीं पर कोई तकलीफ नहीं है। मोबाइल दवाइयों की वैन भी शुरू करी गई है और अस्पताल के अंदर भी जो दवाइयों की दुकानें हैं वहां पर पर्याप्त। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 2 युवकों को टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। टिकटॉक पर मशहूर होने की सनक के चक्कर में दोनों युवकों ने अवैध पिस्तौल के साथ एक वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। जट्टा वाले दिल जट्टा वाली मत्या वेली होया मुंडा जिन्ना दा शिंगारिया हां उत्तों लगी पहली तेरे नाल अखनी दिल भी है मन भी है प्यार भी है गल भी है लड़ना मन भी है मिले। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस को जैसे ही पता चला कि ये वीडियो और वीडियो बनाने वाले दोनों युवक इसी इलाके के हैं, पुलिस की मेहनत रंग लाई और दोनों आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम राहुल और कन्हैया बताए जा रहे हैं। पूरा मामला मल्हारगढ़ थाना इलाके का है, जहां 2 युवकों ने टिकटॉक पर ज्यादा लाइक्स के चक्कर में बिना लाइसेंस की पिस्टल खरीदी और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, लेकिन पहुंच गए सलाखों के पीछे। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग पिस्टल से एक वीडियो बना रहे हैं। उसकी जब तस्दीक कार्रवाई की गई तो उसमें जो 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है उनके पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। और जो टिकटॉक वीडियो में मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है हमें, वो मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर ली है। दिल्ली में नकली जीरा बनाने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने जिस फैक्ट्री को पकड़ा है वहां पर एक दिन में 20,000 किलो नकली जीरा बनाया जा रहा था। वैसे तो दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर होने पर हंगामा मचा है, लेकिन जिस जीरे से सब्जी से लेकर पराठे तक हर रेसिपी बनाने का श्री गणेश होता है, दिल्ली में उसके नाम पर जहर बनाने और बेचने की तैयारी। कोई भी क्राइम होता है वो क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है, और आज जिस गैंग का इन्होंने बस्ट किया है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। दिल्ली पुलिस ने नकली जीरा बनाने वाले गैंग को धर दबोचा, लेकिन नकली जीरा देखकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। ये नहीं कि मिलावट हो रही है, ये मूलतः रूप से ही बिल्कुल नकली चीज बना रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने नकली जीरा बनाने वाले गैंग को धर दबोचा, लेकिन नकली जीरा देखकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। ये नहीं कि मिलावट हो रही है, ये मूलतः रूप से ही बिल्कुल नकली चीज बना रहे हैं। पुलिस के मुताबिक नकली जीरा बनाने के लिए ये गैंग जंगली घास जिससे फूल झाड़ू बनती है, गुड़ का गंदा शीरा जिसे किसी काम का नहीं समझा जाता, पत्थर का पाउडर जो इंसान के शरीर में गया तो पथरी जैसी 1000 बीमारियां पैदा कर देगा, जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग इन तीनों जहर को मिलाकर 100% शुद्ध जहर तैयार करते थे। दिल्ली पुलिस ने जहर बनाने वाली फैक्ट्री से 19,400 किलो नकली जीरा, 5,250 किलो पत्थर का पाउडर, 1,600 किलो फूल झाड़ू वाली घास, 1,225 किलो गंदे गुड़ का शीरा बरामद किया। बताया जा रहा है कि नकली जीरे का पूरा नेटवर्क यूपी के शाहजहांपुर के जलालाबाद से जुड़ा हुआ था। ये नकली जीरा बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल जो है पत्थर का चूरा, सूखी हुई घास और जो गुड़ का बनने के समय में वेस्ट शीरा निकलता है उसको मिलाकर ये जीरे का शक्ल देकर इख्तियार किया करते थे और बाजार में बेचने के लिए
इसका जो तरीका रहता था वो ये रहता था कि 80 किलो अगर जीरा है उसमें 20 किलो ये अपना नकली जीरा बनाते थे, जिससे कि उसकी पहचान पूरी तरह असली जीरे के अंदर मिल जाती थी। आरोपियों ने खुलासा किया है कि राजस्थान और यूपी के जलालाबाद और उसके आसपास के एरिया में नकली जीरा बनाने का बड़ा नेटवर्क है और इस गैंग का मेन सरगना अभी फरार है। और फौरन लौट से वापस आप बने रहिए हमारे साथ।